इससे पिछली वीडियो में हमने मोनो हेलो एल्केन के बनाने की विधि पढ़ी थी, जिसमें आपको 5-6 विधि बताई गई थी। आज हम डिस्कस करेंगे मोनो हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुण के, या फिर ये भी हो सकता है कि क्या होता है जब एल्किल हैलाइड इनसे अभिक्रिया करता है। मैंने सारे लास्ट यहाँ पर लिख दिया है। तो ये इंपॉर्टेंट अभिक्रिया होगी, मतलब कि OH से अभिक्रिया करेंगे या Ag2O सिल्वर ऑक्साइड से अभिक्रिया करेंगे, सोडियम साइनाइड या सिल्वर साइनाइड से अभिक्रिया, या फिर सिल्वर नाइट्राइट या पोटेशियम नाइट्राइट के साथ अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि KOH के साथ अभिक्रिया। तो KOH से अभिक्रिया, देखिए जो एल्किल हैलाइड होते हैं वो KOH से दो तरह से अभिक्रिया करते हैं। एक तो KOH जलीय होता है, जब KOH कैसा हो, जलीय हो। जब KOH जलीय होता है, जब KOH जलीय होगा तो एल्किल हैलाइड इस जलीय KOH से अभिक्रिया करके अल्कोहल देंगे। देखिए किस तरह से, एल्किल हैलाइड का फॉर्मूला आप जानते हो कि RX होता है। अब इसकी अभिक्रिया हम किससे करा रहे हैं कि जलीय KOH से इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं। तो जलीय KOH से अभिक्रिया, ये नीचे लिखना पड़ेगा कि जलीय के अल्कोहलीय है। इससे अभिक्रिया कराने पर ये जो OH समूह है इस H समूह को प्रतिस्थापित कर देगा, तो ये बन जाएगा R सिंगल बॉन्ड OH और फिर प्लस में, और ये बाहर निकल जाएगा KX, मतलब पोटेशियम हैलाइड। और जिनमें ये OH समूह आ जाता है आप जानते हो वे क्या होते हैं, अल्कोहल होते हैं। क्या होते हैं, अल्कोहल। अब RXR की जगह आप यहां पर CH3 ले सकते हैं, CH3, और X की जगह, हैलाइड की जगह आप Cl ले सकते हैं, यानी क्लोराइड बन जाएगा। इसकी अभिक्रिया जलीय KOH से कराएंगे तो ये जो OH समूह हो गया इस Cl समूह को प्रतिस्थापित कर देगा और यहां पर बन जाएगा CH3OH, और फिर प्लस में ये KCl से अभिक्रिया करेगा तो ये हो जाएगा KCl। तो ये जो बना है इसे हम मैथेनॉल कहेंगे, या फिर हम इसे कहेंगे मैथिल अल्कोहल, क्योंकि CH3 समूह जो होता है वो मैथिल होता है। अब इसी तरह से तो जलीय होता है। और अब दूसरी कंडीशन ये है कि जब KOH अल्कोहलीय होता है, मतलब जलीय नहीं होता है, जब KOH अल्कोहलीय होता है, जब KOH अल्कोहलीय होता है तो अब की बार इसमें अल्कोहल नहीं बनेंगे, क्योंकि KOH पहले ही अल्कोहलीय है। तो अब इसमें जो बनता है वो एल्कीन बनता है। और इस अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड से हाइड्रोजन, एक तो हाइड्रोजन परमाणु का और दूसरा हैलोजन परमाणु का, इन दोनों का विलोपन हो जाता है। इसलिए यह अभिक्रिया विहाइड्रो हैलोजनीकरण अभिक्रिया भी कहलाती है। अब देखिए किस तरह से, मान लीजिए आपके पास ये एल्किल हैलाइड हो गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2X। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, स्ट्रक्चर फॉर्मूला में खोलकर लिख सकते हैं हम इसे। CH3 मतलब सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, ये सिंगल बॉन्ड है, ये H2 है, इसे भी स्ट्रक्चर फॉर्मूला में खोलकर लिख सकते हैं। सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H और यहां पर ले लेंगे सिंगल बॉन्ड X। इसकी अभिक्रिया किससे करा रहे हैं, अल्कोहलीय KOH से करा रहे हैं, अल्कोहलीय KOH से। अब अल्कोहलीय KOH से अभिक्रिया होने पर अब ये जो है तुम्हारा एल्किल हैलाइड जो है इसे एथिल हैलाइड कहेंगे, क्योंकि 2 कार्बन परमाणु है। और एक बात ध्यान में रखनी है, क्योंकि इस अभिक्रिया में एल्कीन बनता है ना, तो एल्कीन बनाने के लिए कम से कम 2 कार्बन परमाणु का आवश्यक होना है। तो इसलिए 2 कार्बन परमाणु हमने लिए हैं। तो अब यहां पर ये हो गया, ये हाइड्रोजन हैलाइड होगा, एक हाइड्रोजन परमाणु और एक हैलोजन परमाणु। अब ये क्या हो जाएंगे, दोनों ही विलोपित हो जाएंगे, और यहां पर बन जाएगा ये H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H। यहां से एक हाइड्रोजन परमाणु हट गया तो इसका मीन्स हो गया एक बॉन्ड की कमी हो गई। यहां से भी एक हाइड्रोजन, एक हैलोजन परमाणु हट गया तो इसका मीन्स क्या हो गया, एक बॉन्ड की यहां कमी हो गई।
तो दोनों की एक एक संयोजकता कम हो गई, तो अब इसलिए कार्बन कार्बन एटम के बीच डबल बॉन्ड आ जाएगा। और जब कार्बन कार्बन एटम के बीच डबल बॉन्ड आता है तो वो क्या होता है, एल्कीन। इसे क्या कहेंगे, एल्कीन। तो इस तरह से एल्कीन बन गया। और फिर प्लस में आप देखिए क्या आएगा इसमें, आगे जो प्लस में बनेगा ये हाइड्रोजन हैलाइड हो गया, ये KOH हो गया, इससे अभिक्रिया करेगा, ये K इस X से अभिक्रिया करके पोटेशियम हैलाइड बाहर निकल जाएगा। और फिर प्लस में इसी तरह से ये H इस OH से रिएक्शन करेगा तो क्या बना देगा, H2O बाहर निकल जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि इस अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड से एक हाइड्रोजन और एक हैलोजन परमाणु का क्या हुआ, विलोपन हुआ है। तो इसलिए इस अभिक्रिया को विहाइड्रो हैलोजनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो इस तरह से अभिक्रिया होगी। बात याद रखनी है कि क्वेश्चन आ जाता है कि क्या होता है जब एल्किल हैलाइड जलीय KOH से अभिक्रिया करता है, तो जलीय में आपको ध्यान रखना होगा तो अल्कोहल बनेंगे। और अगर क्वेश्चन इस तरह से आया, ज्यादातर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है और बोर्ड में कितनी बार पूछा भी जा चुका है कि क्या होता है जब एल्किल हैलाइड अल्कोहलीय KOH से अभिक्रिया करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि उसमें एल्कीन बनती है। अब इसी तरह से अब दूसरी अभिक्रिया आ गई सिल्वर ऑक्साइड Ag2O से अभिक्रिया। तो देखिए सिल्वर ऑक्साइड Ag2O से अभिक्रिया किस तरह से होगी। सिल्वर ऑक्साइड Ag2O से अभिक्रिया कराने पर ईथर बनते हैं। अब ईथर आप जानते हो कि क्या होता है, ईथर में आप जानते हो ऑक्सीजन की 2 संयोजकता होती है, तो इसलिए ऑक्सीजन के दोनों और 2 सिंगल बॉन्ड लगा देंगे। इधर में इधर भी ऑक्सीजन की जो दोनों संयोजकता संतुष्ट होती है वो एल्किल समूह से संतुष्ट होती है। मतलब इधर भी एल्किल समूह होता है और इधर भी एल्किल समूह होता है। ये समान भी हो सकता है और असमान भी हो सकता है। इस तरह से ये दोनों समान भी हो सकते हैं। अब एल्किल हैलाइड है यानी RX, इसकी अभिक्रिया ईथर तो सिल्वर ऑक्साइड से करा रहे हैं, सिल्वर ऑक्साइड Ag2O से। और अभी मैंने बताया है कि ईथर बनते हैं। ईथर का जो फॉर्मूला हो गया वो क्या हो गया, ऑक्सीजन परमाणु के दोनों और एल्किल समूह होता है, इधर भी R तो इधर भी R। तो R के कितने परमाणु होंगे, 2, और R का इधर एक ही है तो 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, R के पूरे हो गए। अब 2 तो हैलोजन के परमाणु हैं, 2 Ag के हैं तो ये बाहर निकल जाएगा, 2 कॉमन लेकर 2 AgX, इसे हम कहेंगे सिल्वर हैलाइड। आप यहां पर इसमें एथिल ब्रोमाइड ले सकते हैं, C2H5Br, हैलाइड की जगह Br ले लिया, फिर प्लस में ये आ गया Ag2O, सिल्वर ऑक्साइड से इसकी अभिक्रिया होगी। वही तरीका होगा कि 2 अणु लेंगे हम एथिल ब्रोमाइड के, कि ऑक्सीजन की दोनों संयोजकता एथिल समूह से संतुष्ट हो जाएगी, C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5, फिर प्लस में 2 Ag और 2 Br, ये बाहर निकल जाएगा 2 AgBr। इसे हम कहेंगे डाई एथिल ईथर, क्योंकि एथिल समूह जुड़ा है तो अब डाई एथिल ईथर कहेंगे। इसे हम खाली ईथर पढ़ेंगे, हम डाई एथिल ईथर। अब तीसरी अभिक्रिया लेंगे सोडियम साइनाइड और सिल्वर साइनाइड से अभिक्रिया। सोडियम साइनाइड NaCN एंड सिल्वर साइनाइड AgCN से अभिक्रिया। सोडियम साइनाइड व सिल्वर साइनाइड AgCN से अभिक्रिया। एल्किल हैलाइड सोडियम साइनाइड से अभिक्रिया करके एल्किल साइनाइड देते हैं। सोडियम साइनाइड से क्या देंगे, एल्किल साइनाइड। लेकिन सिल्वर साइनाइड से अभिक्रिया करके ये एल्किल आइसोसाइनाइड देते हैं, एल्किल आइसोसाइनाइड देते हैं, एल्किल आइसोसाइनाइड। अब थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। आइसोसाइनाइड जो समूह होता है आपको याद रखना है, वो ये समूह होता है सिंगल बॉन्ड NC। मतलब इसमें जो जुड़ने वाला समूह होता है वो नाइट्रोजन परमाणु पर अटैक करता है, नाइट्रोजन परमाणु से जुड़ता है। जबकि साइनाइड का जो समूह होता है वो सिंगल बॉन्ड CN होता है। जो जुड़ने वाला समूह होता है वो कार्बन परमाणु से जुड़ता है।
अभी देखिए किस तरह से, सबसे पहले लेंगे हम सोडियम साइनाइड यानी NaCN से अभिक्रिया। एल्किल हैलाइड हो गया RX, इसकी अभिक्रिया करा देंगे हम सोडियम साइनाइड NaCN से। अब ये अभिक्रिया कराने पर ये जो एक CN हो गया ये इस हैलोजन परमाणु को प्रतिस्थापित कर देगा, तो ये बन जाएगा R सिंगल बॉन्ड CN, फिर प्लस में ये NaX बाहर निकल जाएगा यानी सोडियम हैलाइड कहेंगे हम। तो ये तो बन गया एल्किल साइनाइड सोडियम साइनाइड से अभिक्रिया करके, मतलब इसमें जो एल्किल समूह है वो कार्बन परमाणु से जुड़ा है। अब इसकी जगह R की CH3 लेंगे, CH3 और इसकी जगह Cl लेंगे, मतलब मेथिल क्लोराइड कहेंगे या क्लोरोमीथेन कहेंगे। इसकी अभिक्रिया सोडियम साइनाइड यानी NaCN से कराएंगे, तो ये बन जाएगा यहाँ पर CH3Cl यानी मेथिल साइनाइड, और फिर प्लस में हम इसे क्या कहेंगे NaCl सोडियम क्लोराइड। इसका जो नाम होगा वो मेथिल साइनाइड होगा, मेथिल साइनाइड। अब इसी तरह से जो अभिक्रिया कराएंगे वो सिल्वर साइनाइड से कराएंगे। एल्किल हैलाइड हो गया RX, इसकी अभिक्रिया जो हो रही है वो सिल्वर साइनाइड से हो रही है। सिल्वर साइनाइड हो गया AgCN, इससे अभिक्रिया कराने पर तो मैंने आपको बताया है कि साइनाइड समूह ना रहकर, मतलब जो एल्किल समूह हो गया R वो अटैक करेगा साइनाइड के इस समूह पर नाइट्रोजन परमाणु पर, मतलब नाइट्रोजन परमाणु के साथ जाकर जुड़ेगा, तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे आइसोसाइनाइड कहेंगे। ये बन गया एल्किल आइसोसाइनाइड, और फिर प्लस में ये AgX अलग आ जाएगा यानी सिल्वर हैलाइड। अब इसकी जगह आप ले सकते हो C2H5, क्योंकि एल्किल समूह हो गया तो C2H5 ले सकते हैं, 2 कार्बन परमाणु वाला, और यहाँ पर ले सकते हैं Br, इसकी अभिक्रिया सिल्वर साइनाइड AgCN से, तो इसी तरह से बन जाएगा C2H5NC यानी एथिल आइसोसाइनाइड, और फिर प्लस में AgBr सिल्वर ब्रोमाइड। AgBr को कहेंगे सिल्वर ब्रोमाइड, और ये हो गया एथिल आइसोसाइनाइड हो गया। अब एक और अभिक्रिया आ गई नेक्स्ट, सिल्वर नाइट्राइड व पोटेशियम नाइट्राइड से अभिक्रिया। सिल्वर नाइट्राइड या पोटेशियम नाइट्राइड से अभिक्रिया। सिल्वर नाइट्राइड हो गया AgNO2, पोटेशियम नाइट्राइड हो गया KNO2। अब इससे अभिक्रिया आ गई, देखिए सिल्वर नाइट्राइड से जब अभिक्रिया करेंगे एल्किल हैलाइड या मोनोहैलो एल्केन, तो ये देते हैं नाइट्रो एल्केन, नाइट्रो एल्केन। लेकिन जब पोटेशियम नाइट्राइड से अभिक्रिया करते हैं तो ये एल्किल नाइट्राइड देते हैं, दोनों में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। अभी मैं आपको नाइट्रो और नाइट्राइड समूह बनाकर दिखाऊंगा। एल्किल नाइट्राइड, नाइट्राइड जो समूह होता है वो सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड O, ये तो होता है नाइट्राइड समूह। मतलब इसमें अगर कोई आधार जुड़ने वाला है, कोई रिएक्टेंट जुड़ने वाला है, तो ऑक्सीजन परमाणु के साथ जाकर जुड़ता है एल्किल नाइट्राइड में। लेकिन नाइट्रो एल्केन में नाइट्रो का जो समूह होता है सिंगल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ये नाइट्रो समूह होता है। ऊपर भी बना सकते हैं, मतलब इसमें जो जुड़ने वाला समूह होगा वो नाइट्रोजन समूह से या नाइट्रोजन परमाणु से जुड़ेगा नाइट्रो समूह में, जबकि दोनों का सेम फॉर्मूला होता है NO2। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि नाइट्रो एल्केन में तो जो एल्किल समूह जुड़ेगा वो नाइट्रोजन परमाणु से जुड़ेगा, और जबकि एल्किल नाइट्राइड में जो एल्किल समूह जुड़ेगा वो ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ेगा NO2 समूह के। तो अब देखिए किस तरह से अभिक्रिया होगी। हमने एक एल्किल हैलाइड ले लिया RX,
एल्किल हैलाइड को आरएच से प्रदर्शित करते हैं। इसकी अभिक्रिया सिल्वर नाइट्राइट AgNO2 से करा रहे हैं। AgNO2 से इसकी अभिक्रिया कराने पर अभी मैंने बताया क्या बनता है, नाइट्रो एल्केन। मतलब ये जो R हो गया डायरेक्ट N से जुड़ जाएगा, तो हम इसे कहेंगे नाइट्रो एल्केन। नाइट्रो एल्केन हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं या करके कि R सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड O, ये वाला जो बॉन्ड है वो 6 संयुगत बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड O। या ऐसे लिख सकते हैं, इसमें नाइट्रोजन परमाणु से जुड़ा हुआ है एल्किल समूह। तो क्या बना है इसमें, नाइट्रो एल्केन। जब नाइट्रोजन परमाणु से जुड़ेगा तो ये नाइट्रो समूह पढ़ा जाएगा और ये एल्किन समूह यानी कार्बन, जितने भी कार्बन परमाणु उसके हिसाब से एल्केन पढ़ा जाएगा। मान लीजिए आपने यहाँ पर ले लिया C2H5Br, मतलब एथिल ब्रोमाइड ले लिया, हैलाइड की जगह Br ले लिया हमने। इसकी अभिक्रिया सिल्वर नाइट्राइट AgNO2 से कराएंगे तो ये बन जाएगा कि C2H5 सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। इसे कहेंगे हम नाइट्रो एल्केन। के लिए क्या लिखेंगे, दो कार्बन परमाणु हैं, दो कार्बन परमाणु वाले एल्केन का जो नाम होता है वो एथेन होता है, तो हम इसे पढ़ेंगे नाइट्रो एथेन, ये इसका नाम हो गया। अब इसी तरह से हम पोटेशियम नाइट्राइड से अभिक्रिया कराएंगे। पोटेशियम नाइट्राइड से अभिक्रिया एल्किल हैलाइड हो गया RH, इसकी अभिक्रिया किससे हो रही है, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्राइड यानी कि NO2 से अभिक्रिया हो रही है। तो इससे अभिक्रिया कराने पर जो बनेगा एल्किल नाइट्राइड बनेगा, मतलब जो आहार समूह हो गया, इस नाइट्रो समूह के ऑक्सीजन परमाणु से आकर जुड़ता है। नाइट्राइड समूह इस तरह से लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड O डबल बॉन्ड N, सॉरी सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O। तो ये क्या बनेगा, एल्किल नाइट्राइड, एल्किल नाइट्राइड। अब आर की जगह आप यहाँ पर CH3 ले सकते हैं, CH3I यानी मेथिल आयोडाइड। इसकी अभिक्रिया पोटेशियम नाइट्राइड यानी कि NO2 से कराएंगे तो यहाँ पर बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, मतलब ये नाइट्राइड समूह लिख दिया आगे मैंने इसमें, तो इसे कहेंगे मेथिल नाइट्राइड, ये बनता है। अब इसी तरह से एक नेक्स्ट अभिक्रिया आ गई अपचयन, मतलब एल्किल हैलाइड का अपचयन कराएंगे तो क्या होगा, एल्किल हैलाइड का अपचयन। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि अपचयन की अभिक्रिया में हमेशा हाइड्रोजन H2 का संयोग होता है या हाइड्रोजन H2 से अभिक्रिया कराते हैं। तो एल्किल हैलाइड का उत्प्रेरकों की उपस्थिति में अपचयन कराने पर एल्केन बनते हैं। एल्किल हैलाइड हो गया RH, इसका अपचयन करा देंगे यानी हाइड्रोजन H2 से अभिक्रिया कराएंगे उत्प्रेरक की उपस्थिति में। जैसे उत्प्रेरक यहाँ से धात्विक उत्प्रेरक हो सकता है, जैसे पैलेडियम धातु की उपस्थिति में। तो अब इस पर क्या होगा कि आप जानते हो कि अगर एल्किल समूह के साथ में एक हाइड्रोजन जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाता है, वो एल्केन बन जाता है। तो ये एक हैलोजन परमाणु एक हाइड्रोजन परमाणु से विस्थापित हो जाएगा, मतलब ऋणात्मक भाग में इसकी कमी हो जाएगी और हाइड्रोजन का संयोग हो जाएगा। तो इस तरह से अपचयन हो गया और फिर प्लस में एक H रह गया और एक X का रह गया, यानी हाइड्रोजन हैलाइड बाहर निकल गया। अब ये हम इस तरह से लिख सकते हैं कि CH3Cl, इसकी अभिक्रिया हाइड्रोजन H2 से यानी अपचयन कराएंगे पैलेडियम PD धातु की उपस्थिति में। एक हाइड्रोजन इस एक Cl को विस्थापित कर देगा, ये बन जाएगा CH3H। ये जो CH3H है मतलब H के कितने हो जाएंगे, 4, मतलब हाइड्रोजन का क्या हो गया, संयोग। और हाइड्रोजन का संयोग होना ही अपचयन होता है, एक हाइड्रोजन रह गया और एक Cl रहेगा, ये बाहर निकल गया HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड बाहर निकल गया।
इसी तरह से ZnHCl की उपस्थिति में अपचयन करा सकते हैं, SN व सांद्र HCl की उपस्थिति में अपचयन करा सकते हैं, जिंक को कॉपर युग्म ले सकते हैं उसके द्वारा अपचयन करा सकते हैं, HI लाल फास्फोरस के द्वारा अपचयन करा सकते हैं, लेकिन उसमें एल्किल आयोडाइड का अपचयन होगा। अब इसी तरह से नेक्स्ट अभिक्रिया लेते हैं धातुओं के साथ अभिक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है और बोर्ड में पूछी जाती है इसमें से, धातुओं के साथ अभिक्रिया। तो हम यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण धातु लेंगे। सबसे पहले हम लेंगे मैग्नीशियम धातु से अभिक्रिया, Mg से क्रिया। एल्किल हैलाइड की मैग्नीशियम धातु से अभिक्रिया कराने पर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनता है। यह अभिक्रिया एक तरह से योगात्मक अभिक्रिया होती है। एल्किल हैलाइड RX हो गया। आपको ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि एल्किल समूह के साथ में मैग्नीशियम हैलाइड अगर जुड़ा है तो उसे क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। या फिर ये कह सकते हैं कि मैग्नीशियम परमाणु की संयोजकता कितनी होती है, 2 होती है। अगर उसकी एक संयोजकता एल्किल समूह से और दूसरी हैलाइड समूह से संतुष्ट होती है तभी हम उसे क्या कहेंगे, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहेंगे, RMGX कहेंगे। इसी तरह से यहाँ पर एल्किल हैलाइड हो गया, इसकी अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु से कराएंगे शुष्क ईथर की उपस्थिति में। ज्यादातर जो धातुओं के साथ अभिक्रिया होगी वो शुष्क ईथर की उपस्थिति में होगी। ET बना देंगे, ये ईथर को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, RMGX। इसे ही क्या कहेंगे, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। R की जगह आप यहाँ पर C2H5 एथिल ब्रोमाइड ले सकते हैं और प्लस में इसकी मैग्नीशियम धातु से अभिक्रिया कराएंगे शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो इसमें क्या बनेगा, एक C2H5 MgBr, मतलब इसे कहेंगे एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये भी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का एक रूप है, बस एल्किल समूह की जगह कोई सा भी एल्किल समूह आ सकता है, इथिल भी आ सकता है, मेथिल भी आ सकता है, प्रोपिल भी आ सकता है, और हैलाइड की जगह ClBrI में से कुछ भी आ सकता है। ये आपको ध्यान रखना होगा, वो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक ही होगा। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनने की यह क्रिया ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया भी कहलाती है। अब नेक्स्ट अभिक्रिया धातु से अभिक्रिया में ही जो आ गई है वो जिंक धातु से अभिक्रिया आ गई है। जिंक धातु Zn से अभिक्रिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। एल्किल हैलाइड शुष्क ईथर की उपस्थिति में जिंक धातु से अभिक्रिया करके डाई एल्किल जिंक बनाते हैं, जिसे हम फ्रैंकलैंड अभिकर्मक कहते हैं। और फ्रैंकलैंड अभिकर्मक बनने की इस क्रिया को फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहते हैं। एल्किल हैलाइड हो गया RX, एल्किल हैलाइड क्या हो गया, RX। इसकी अभिक्रिया किससे कराएंगे हम, जिंक धातु से। मैंने बताया कि डाई एल्किल जिंक बनता है, मतलब एल्किल 2 है, R2Zn, डाई एल्किल जिंक बनता है। तो R के यहाँ पर कितने ले लेंगे, 2 ले लेंगे, क्योंकि R के 2 आ गए यहाँ से। फिर प्लस में 2 ही Zn के ले लेंगे। ये भी अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती है, शुष्क AT लिख देंगे। आगे एक Zn रह गया और 2 हैलोजन के परमाणु रह गए, तो ये बन जाएगा ZnH2, मतलब जिंक हैलाइड। ये कहेंगे डाई एल्किल जिंक, और इस डाई एल्किल जिंक को ही हम क्या कहते हैं, फ्रैंकलैंड अभिकर्मक कहते हैं, फ्रैंकलैंड अभिकर्मक कहते हैं। और फ्रैंकलैंड अभिकर्मक बनने की यह क्रिया फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहलाती है। तो बच्चों आपको याद दिलाना चाहूंगा कि ये जो अभिक्रिया है पिछले साल एग्जाम में आ चुकी है कि फ्रैंकलैंड अभिक्रिया क्या है, समीकरण दीजिए। तो इस तरह से नाम से भी अभिक्रिया आ जाती है और क्वेश्चन इस तरह से भी आ जाता है कि क्या होता है जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जिंक धातु से कराते हैं। अब एल्किल हैलाइड यानी R की जगह आपका दूसरा एल्किल समूह भी दे सकता है, जैसे कि CH3, और Cl की जगह क्लोराइड हो गया। इसकी अभिक्रिया जिंक धातु Zn से कराएंगे शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो ऐसे भी अभिक्रिया आ सकती है कि क्या होता है जब मेथिल क्लोराइड जिंक धातु से अभिक्रिया करता है। तो यही इसका आधार है फ्रैंकलैंड अभिक्रिया।
इसी तरह से बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, इसी तरह से अभिक्रिया होगी। मतलब ये बन जाएगा CH3 का होल ट्वाइस Zn और फिर प्लस में ZnCl2। इसे कहेंगे हम डाइमेथिल जिंक। ये भी क्या है, एक फ्रैंकलैंड अभिकर्मक है। अब नेक्स्ट अभिक्रिया आ गई तो सोडियम धातु से अभिक्रिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है जिसे हम वुर्ट्ज अभिक्रिया कहते हैं। सोडियम धातु से क्रिया। जब एल्किल हैलाइड की सोडियम धातु से अभिक्रिया कराते हैं तो एल्केन बनते हैं। इस क्रिया को ही वुर्ट्ज अभिक्रिया कहते हैं। अब एल्किल हैलाइड हो गया RX, इसकी अभिक्रिया सोडियम धातु यानी Na से कराएंगे। तो Na से ये भी शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है। मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था धातु की जो अभिक्रिया होगी वो शुष्क ईथर की उपस्थिति में होगी, शुष्क ईथर की उपस्थिति। तो क्या बनते हैं, एल्केन। अब आप देखेंगे कि इसके साथ में क्या जुड़ना चाहिए, या तो एक हाइड्रोजन जुड़ना चाहिए तब एल्केन बनेगा एल्किल समूह के साथ में। अब हाइड्रोजन यहाँ पर नहीं है, ये तो सोडियम धातु से अभिक्रिया करा रहे हैं। या फिर एक और एल्किल समूह आ गया तब भी क्या बन जाएगा, ये एल्केन बन जाएगा। तो अब एक और एल्किल समूह कैसे लेंगे, तो हम इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा R सिंगल बॉन्ड R, फिर प्लस में Na इस X से अभिक्रिया करेगा, दो की गुणा कर लेंगे इसमें तो ये बन जाएगा 2NaX यानी सोडियम हैलाइड। ये बन गया एल्केन। यही अभिक्रिया वोल्टाज अभिक्रिया कहलाती है। जैसे R की जगह आप ले सकते हैं यहाँ पर CH3 और हैलाइड की जगह ले सकते हैं क्लोराइड। इसकी अभिक्रिया सोडियम धातु Na से करा देंगे शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो देखिए क्या बनेगा यहाँ पर, अभी मैंने बताया कि 2 अणु हम इसके एल्किल हैलाइड के ले लेंगे तो ये बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, C के कितने हो गए, या 2 हाइड्रोजन के कितने हो गए 6, आणविक रूप में हम इसे लिख सकते हैं C2H6 हो गया। इसे हम कहते हैं 2 कार्बन परमाणु वाला एल्केन। 2 कार्बन परमाणु वाला एल्केन होता है एथेन। मतलब ये क्या बनी है, एथेन बन गई है। अब 2 Na के परमाणु ले लेंगे तो 2 Na 2 Cl के साथ संयुक्त होकर बनाएंगे 2 NaCl, मतलब सोडियम क्लोराइड। यही अभिक्रिया क्या कहलाएगी, वुर्ट्ज अभिक्रिया कहलाएगी। ये आपको ध्यान में रखनी है, वुर्ट्ज अभिक्रिया। अब इसी तरह से एक और अभिक्रिया आ गई बेंजीन से अभिक्रिया, जो इसकी लास्ट अभिक्रिया है। बेंजीन से अभिक्रिया। एल्किल हैलाइड निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन से क्रिया करके एल्किल बेंजीन देता है। इस क्रिया को हम फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया भी कहते हैं। अब बेंजीन की स्ट्रक्चर किस तरह से बनती है, ये बेंजीन की स्ट्रक्चर हो गई। एक षटभुज बनाएंगे और उसके अंदर ये गोला बना देंगे, एक वृत्त बना देंगे, बेंजीन की स्ट्रक्चर हो जाएगी। इसकी अभिक्रिया किससे करा रहे हैं, एल्किल हैलाइड से। एल्किल हैलाइड से अभिक्रिया कराने पर आपको एक बात ध्यान में रखनी होगी कि बेंजीन के ये जितने भी षटभुज जो बना है बेंजीन का, इसके प्रत्येक कोने पर कार्बन परमाणु होता है और शेष संयोजकता पूरी करने के लिए हाइड्रोजन परमाणु होता है। मतलब यहाँ पर एक हाइड्रोजन परमाणु है। तो क्या बनता है, मैंने आपको बताया कि एल्किल बेंजीन बनता है। एल्किल बेंजीन के लिए ये जो एल्किल समूह है इस हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित कर देगा, मतलब ऊपर R जुड़ जाएगा और फिर प्लस में ये H इस X के साथ संयुक्त हो जाएगा और ये बन जाएगा HX, मतलब इसे कहेंगे हाइड्रोजन हैलाइड। एल्किल बेंजीन बनने की इस क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। तो बड़ा सिंपल है, आसानी से आप इन्हें सीख सकते हो। जैसे
एक और अभिक्रिया ले लिया हमने इसमें, एक एग्जांपल लेते हैं एल्किल हैलाइड का। एल्किल हैलाइड में आपने यहाँ पर CH3Br मेथिल ब्रोमाइड ले लिया, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया हो जाएगी इसकी। तो देखिए ये जो मेथिल समूह हो गया इस हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा और ये बन जाएगा मेथिल बेंजीन, जिसे हम क्या कहते हैं, टॉलुइन कहते हैं। एक हाइड्रोजन इस Br के साथ संयुक्त होगा तो बना देगा हाइड्रोजन ब्रोमाइड, इसे क्या कहते हैं, टॉलुइन। इसी तरह से आप यहाँ पर C2H5 ले सकते हो, तो यहाँ पर C2H5 कोई सा भी एल्किल समूह तुम लोगे वही जुड़ जाएगा। अब इसमें जो आते हैं वे आते हैं मोनोहैलोएल्केन के उपयोग। मोनोहैलोएल्केन के कोई भी कार्बनिक यौगिक हो उसका एक उपयोग तो आप आसानी से लिख सकते हो। वो जो उपयोग है वो पहला उपयोग विभिन्न कार्बनिक यौगिक बनाने में, बहुत सारे कार्बनिक यौगिक बन जाते हैं एक ही यौगिक से, तो पहला जो उपयोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, विभिन्न कार्बनिक यौगिक बनाने में। दूसरा ये लिख सकते हैं कि टॉलुइन बनाने में। तीसरा क्या लिख देंगे हम इसमें, तीसरा जो लिख सकते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाने में, फ्रैंकलैंड अभिकर्मक बनाने में, और निश्चेतक के रूप में भी इनका यूज होता है। निश्चेतक यानी एक तरह से बेहोशी के रूप में इनका यूज किया जाता है। आज के लिए इतना ही काफी है। जो आगे का टॉपिक है आपको एक नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा।